ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हालांकि चल तो 3 दिन से रहा है, ठीक है। हम आपको सोर्सेस के बारे में बता चुके थे, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस, ठीक है ना, जैसे करंट कैरिंग वायर, जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अच्छा बताया था, डराइव नहीं कराया था ना। समझ लो ये सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड है और इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अपन ऐसा कर लें, अगर यहाँ पे अपन कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे करंट जो है इनवर्ड है। मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये स्प्रिंग पड़ी हुई है, बाजू से देख रहे हैं अपन, और ये इसका यहाँ से आउटवर्ड आ रहा करंट, इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड, इधर से इनवर्ड, इधर पे आउटवर्ड, इधर फिर इनवर्ड, इधर पे आउटवर्ड। ये सिस्टम चल रहा करंट का, इनवर्ड आउटवर्ड। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इस तरीके से करंट जो है इस सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है। ये समझ के चलें, ये क्या है, एक्सिस है। एक्सिस क्या होती है भाई, 11वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने एक्सिस। एक्सिस एक लाइन है जहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर फ्रेम के सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो रोटेशन बॉडी में बहुत सारे डिस्क या बहुत सारे सर्कुलर प्लेन्स की मोशन होती है, ठीक है ना। सर्कुलर प्लेन्स के सेंटर्स होंगे, वो सारे सेंटर्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। या कोई भी कॉइल है जिस लाइन के अराउंड में मूव करती है, दैट इज एक्सिस। इसका भी वही कंडीशन है, ठीक है। करंट तो इंडायरेक्टली मूव ही कर रहा है ना, मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे। तो उसको मिडल मान लेते हैं, अगर मिडल, ये क्या है पता आपको, इसको मान लेते हैं। ये क्या है भाई, ये रेडियस ऑफ लूप है। तो सर्कुलर लूप की रेडियस मतलब किसकी रेडियस, सोलेनॉइड की रेडियस, ठीक है। चलिए, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, ऐसे करके मतलब यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, ठीक है ना। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बी n, स्मॉल n, ठीक है, यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी हमारे पास लूप हैं, ठीक है। समझ लो ये कोई पॉइंट अपन ने ले लिया, है ना, ये फाई एंगल बनाता है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस में वो x है। ये कोई लूप हो जाएगी, है ना, जिस लूप पे हम क्या है, इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, और इस लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या है, कोई हम स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने स्ट्रिप कंसीडर कर ली, इसकी विड्थ कितनी है, dx विड्थ है। कितनी विड्थ है, dx। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, इस किनारे पे पहुंच गया। और इस किनारे का एंगल कितना है मालूम आपको, इसका एंगल अपन ने मान लीजिए, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट का dx पॉइंट का अपन ने ले लिया कितना, अल्फा, और दूसरे किनारे का क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है ना। ऐसा समझ लो, इसको इस किनारे पे जोड़ दो, इसको ले लिया अपन ने कितना, अल्फा, और इसको कितना ले लिया अपन ने, बीटा। समझ लो ध्यान से। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक सर्कुलर डिस्क की वजह से, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्स डिस्टेंस पे क्या इंटेंसिटी होती है। डायग्राम समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं जा रही है, फिर से बना दें, सुंदर सुंदर डायग्राम बना देते हैं, आप घबराना मत बिल्कुल भी, है ना, आपको बनना चाहिए। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा समझ लो, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स इसके पैरेलल लगी हुई हैं, ठीक है ना, जिनके सेंटर्स ना एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दैट इज एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे है लूप से, बहुत सारी लूप्स हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया था ना, समझ लो वही है। अब डायग्राम के लिए अपन एक अलग मॉडल बनाएंगे। ये क्या हो जाएगी, हर एक लूप की ये रेडियस है यहाँ तक, ठीक है ना, ये रेडियस हो गई। मान लीजिए यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत सारी लूप्स हैं, बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स को मिला के तो सोलेनॉइड बनता है, ठीक है ना। समझ लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल कितना है, फाई एंगल है। मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा तो इसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी, और मैं एंगल बढ़ा बढ़ा के सोलेनॉइड के एक किनारे पे पहुंच जाऊंगा, और दूसरी तरफ का एंगल बढ़ा के दूसरे किनारे पे। अगर ये एंगल बीटा है और इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका एंगल कितना है, अल्फा है। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा। यहाँ पे हमने ना एक कोई छोटा सा स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया है ना, वो स्ट्रिप का विड्थ कितना है मालूम आपको, dx विड्थ है। कितना विड्थ है, dx। और इस स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस।
x डिस्टेंस के बाद ये dx इंक्रीज होगा, तो इस किनारे पहुंचेगा और इस किनारे तक पहुंचेगा। समझिएगा, ये रेडियस r है ही, ठीक है, ये फाई एंगल है जो भी है, समझिएगा बात को। नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ पे n है, अगर यूनिट लेंथ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो dx लेंथ पे कितने होंगे, n इंटू डी एक्स। चलिए खैर बात की चीज है, अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हमको आती है, कितनी होती है बताओ इंटेंसिटी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। अब n टर्न्स हैं, कैपिटल n टर्न्स मान लो तो n आई ए स्क्वायर, और a मतलब क्या था, वो डिस्टेंस, फिलहाल रेडियस है, रेडियस कितनी है r, ठीक है, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 4 पाई नहीं था, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये पढ़ाया था मैंने आपको, इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, सर्कुलर लूप। अगर इस सोलेनॉइड में dx स्ट्रिप की वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर dB है, लिख देंगे ना यहाँ पे लैंग्वेज में, इफ dB इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द क्या सोलेनॉइड, ठीक है, तो dB इक्वल क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स किससे, किसके, dx लेंथ के, यूनिट लेंथ का स्मॉल n है तो dx लेंथ का क्या होगा, n dx, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये जो x है ना, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं r के टर्म्स में, ये x है तो ये भी क्या होगा x, परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं बताओ, बेस इंटू टेन थीटा, है ना। चलो खैर अपने पास dx समझ लेंगे बाद में, तो एज x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, r tan फाई, x इक्वल क्या आएगा बोलो, r tan फाई, डिफरेंशिएट कर दो यार, dx अपॉन डी फाई, क्या मिलेगा, r sec स्क्वायर फाई, तो dx का लेंथ क्या आएगा, r sec स्क्वायर फाई डी फाई। सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझना बात को। वापस से dB पे आओ, क्या आएगा dB बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, dx का वैल्यू कितना है बोलो, r sec स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन 2, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ही, और x की जगह कितना, r tan फाई, आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, पावर कितना 3/2। हम सब जानते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, तो आर क्यूब ना हो गया ये, तो आर क्यूब एन, और क्या बचेगा, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और नीचे से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट लग जाएगा तो आर आर क्यूब हो जाएगा, 2r क्यूब, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर दी रहा, सेक स्क्वायर दी रहा, रूट से आएगा 2 कट जाएगा, क्यूब लग जाएगा, सेक क्यूब फाई, आर क्यूब से आर क्यूब काट दो, सेक स्क्वायर काट दो, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, dB इक्वल आएगा म्यू नॉट आई एन बाई 2 कॉस फाई डी फाई। हमको पूरे सोलेनॉइड का इंटेंसिटी चाहिए, दैट इज B। व्हाट इज B, इंटीग्रेशन ऑफ dB, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेके बीटा तक, अल्फा से लेके बीटा, इस किनारे से उस किनारे तक, ठीक है ना। सेंटर पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे, एक्सेस पे, एकदम एक्सेस के भी सेंटर पे, ये म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कॉस फाई कांस्टेंट नहीं है, अल्फा से बीटा तक, समझ रहे हैं बात को। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन बाई 2 साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, साइन बीटा माइनस क्या, साइन अल्फा, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ क्या बोलो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, एट एनी एंड, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, क्या होगा बताओ, जब एंड की बात करेंगे तो ये एंगल अल्फा तो 0 हो जाएगा, क्या जाएगा बोलो, अल्फा क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को इधर पे शिफ्ट कर देंगे तो अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और बीटा क्या हो जाएगा, अगर अल्फा 90 है ना, तो बीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, समझ लेना, अल्फा 90 और बीटा क्या 0 डिग्री, समझिएगा क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। अगर सेंटर की बात करें तो साइन बीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या साइन थीटा ना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस लिमिट से अपर अल्फा से कहाँ तक बीटा तक, ओहो ऐसा है, माइनस अल्फा से बीटा तक, ठीक है, तो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, है ना, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है,
if solenoid is much longer या infinitely long, ठीक है ना, infinitely long, ठीक है ना, अगर काफी लंबा है तो B इज इक्वल्स टू मालूम क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, और साथ में यहाँ पे क्या रखेंगे साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 90 का वैल्यू 1, 2 हो जाएगा, तो B कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अगर सोलेनॉइड का लेंथ जो है वो सफिशियंट है तो या इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इंटेंसिटी क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई। अगर किसी एंड की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एंड पे, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है ना, बात समझिएगा, एंड ऑफ सोलेनॉइड पे क्या आएगा, जैसे इस एंड पे आ गया तो ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इस एंड पे, अगर बहुत दूर है ना, बहुत दूर है तो भी अल्फा 90, अगर इस एंड पे आ गया, इस एंड पे आ गया, इधर पे आके ये जो पॉइंट अभी सेंटर पे है, अगर ये पॉइंट इधर पे आ गया, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी और बीटा की 0 हो जाएगी, है ना। तो क्या मिलेगा एट द एंड पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, ठीक है ना, अल्फा की 90 और बीटा की क्या 0, किसी भी एंड पे, इस एंड पे आएंगे तो बीटा 90 हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा 0, कुछ भी रख लो, इधर पे रख लो या इधर पे रख लो, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। दोनों केसेस में इसको इधर ले आएंगे तो भी यहाँ पे 90, इधर ले आएंगे तो भी 90, वैल्यू पुट कर लिया। तो क्या समझ में आ गया आपको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो क्या आएगा आंसर, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना, उसके सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे, लेकिन उसके एंड पे कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। अगर ऐसा कुछ नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं बोलता और सेंटर पे पूछता है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, अल्फा बीटा आपके पास डायग्राम में सामने है, समझ में आ गया। कुछ मुश्किल लग रही है क्या, बोलो, नहीं बनेगा, छाप ली जल्दी से, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द क्या, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है ना, बन जाएगा। अब क्या दिक्कत लग रही है बताओ जल्दी से, बोलो, बनेगा, छाप ली जल्दी स्पीड से। फिर बात करने जा रहे हैं अपन किसकी, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सरल है और बहुत ही मजेदार है, ठीक है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट डे कि जब भी अपन किसी करंट कैरिंग वायर के पास में कोई क्या रखते हैं, चार्ज रखते हैं, अगर चार्ज स्टेशनरी है ना तो उस पर कोई असर नहीं आएगा, लेकिन वहीं कहीं अगर अपन चार्ज को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करा दें तो डेफिनेटली वो जो करंट कैरिंग वायर है उसको अफेक्ट करती है। तो एक बात तो प्रॉपरली क्लियर है कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट तो नहीं करती, अगर करती तो उसको रेस्ट वाले चार्ज को, स्टैटिक वाले चार्ज को अफेक्ट करती, लेकिन मतलब कब करती है, जब चार्ज मोशन में आया, चार्ज भी मूविंग, करंट तो ऑलरेडी वायर के थ्रू है ही, तो इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर क्या एक्सर्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, वो भी किस पे कर रहा है, मूविंग चार्ज पे। फर्स्ट डे डिस्कस कर चुके हैं, ये करंट कैरिंग वायर है, इस पे आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर पे कोई स्टैटिक चार्ज है, कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज 0 है, तो देयर आर नो फोर्स ऑन चार्ज, देयर आर नो फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पे कोई फोर्स नहीं, क्लियर। लेकिन वहीं कहीं इसी करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रखा जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पे ये क्या लगने लग गया, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स काम करना स्टार्ट कर दिया। ये जो फोर्स लगता है ये मेनली किस पे डिपेंड करता है, ये मेनली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पे, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि आगे जाके अपन ये पढ़ चुके हैं, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड along the direction of the curling of fingers when the current is directed along the thumb। अगर आप किसी कनेक्टिंग वायर में थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले से। तो जो मूविंग चार्ज है, अगर कोई मूविंग चार्ज किसी करंट कैरिंग वायर के पास, या करंट कैरिंग वायर ना बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, क्या बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कोई चार्ज मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है,
तो डेफिनेटली वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों के परपेंडिकुलर उस पर फोर्स काम करेगा। और वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड पे करता है। और थर्ड किस पे करता है? v sin थीटा पे करता है। ये थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ द चार्ज एंड द फील्ड। थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ द चार्ज एंड द क्या? फील्ड। चार्ज की वेलोसिटी और फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। कंबाइन कर लो तीनों को, F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट ले लेना चाहिए क्यू वी बी साइन थीटा। और मुझे लगता है देखिए चार्ज तो यहाँ पे स्केलर है, v और b दोनों वेक्टर है, तो v भी साइन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ v क्रॉस b। तो आप ये भी जान लीजिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा वाला फोर्स? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। और किस बात पर डिपेंड करता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द v एंड b। मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। जल्दी से नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते हैं। छापे जल्दी। समझ गए ना? तो जान चुके हैं आप कि F इज इक्वल टू के क्यू बी क्रॉस बी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट था, के का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू वी क्रॉस बी। तो जब भी कोई मूविंग चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है b मैग्नेटिक फील्ड में, तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगता है। जानने की बात है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा होगा। क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। और उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी द परपेंडिकुलर ऑन v एंड b बोथ। या ऐसा बोल सकते हैं द फोर्स on a moving charge is directed along the normal of the plane containing v and b। v और b अगर कोई प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स होगा। F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। अब समझिएगा F मैक्सिमम कब होगा? F मैक्सिमम तब होगा, F मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आएगा बोलो? क्यू भी बी। F मैक्सिमम कितना आएगा? क्यू भी बी। ठीक है ना? F जीरो कब होगा? F जीरो कब होगा बताइए? F जीरो कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या? 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है? थीटा अगर 0 या 180 है तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा? 0। मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव करता है या एंटी पैरेलल मूव करता है तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा? 0 होगा। फोर्स का अमाउंट क्या होगा? 0। समझ में आ गया बढ़िया से? क्या समझ में आया? अगर कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मोशन ऑफ द चार्ज एंड द प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मतलब फोर्स किस पर डिपेंड करता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b पे डिपेंड करता है। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। और फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब मोशन ऑफ द चार्ज और फील्ड दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। और कितना होगा? क्यू बी बी। फोर्स जीरो कब होगा? जब मोशन ऑफ द चार्ज या तो फील्ड के पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल। समझ आ गया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद आता है लॉरेंज फोर्स। क्या आता है? लॉरेंज फोर्स। समझिएगा लॉरेंज फोर्स क्या है? मान लीजिए कोई चार्ज है वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। समझिएगा मान लीजिए किसी b मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना? समझिएगा बात को, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उधर पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है? मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना? क्यू चार्ज समझ रहे हैं? ये b मैग्नेटिक फील्ड है और पेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है ना? अगर ये v चार्ज या q चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, और दूसरा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस क्या? मैग्नेटिक फोर्स। वेक्टर F इज इक्वल टू एफ ई प्लस क्या? Fm। ठीक है? जब किसी चार्ज पे दो फोर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और क्या? मैग्नेटिक फोर्स, तो उन दोनों फोर्सेस का सम क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स। बताइए क्या होगा लॉरेंज फोर्स का अमाउंट? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी।
आप दोनों में से Q कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। आगे समझ में, ये क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। क्या कहलाता है बताइए, लॉरेंज फोर्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? whenever the charge is present in electric and magnetic field both, whenever a charge present in both magnetic field and electric field, then there is a force exerted by the magnetic and electric field both. That force is known as Lorentz force. Clear? लॉरेंज फोर्स क्या है? जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तब उस टाइम पे जो टोटल फोर्स होता है वो कहलाता है क्या, लॉरेंज फोर्स। एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्या, क्यू वी क्रॉस बी। समझ आ गया? क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। बात को समझिएगा, मिटाएं इसको। चलिए एक और बढ़िया चीज ध्यान दीजिए, आप खुद सोच के देखिए, किसी चार्ज पार्टिकल पे कंटिन्यूअसली वो किसी डायरेक्शन में जाए, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं, समझना बात को, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है ना, किस तरह पे, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब आउटवर्ड। समझिएगा ध्यान से, ये फील्ड है और मैंने ना इधर कोई चार्ज पार्टिकल भेजा हुआ है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से भेजा हुआ है। आपको अच्छे से मालूम है मैंने भेजा भी कैसा है, मैंने भेजा है परपेंडिकुलर। देख रहे हैं ना आप, ये फील्ड है इनवर्ड और मैंने कहाँ भेजा है, इस तरह से भेजा है। मैंने कैसा भेजा, परपेंडिकुलर टू फील्ड। कैसा भेजा बोलिए, परपेंडिकुलर टू फील्ड। अगर मैं परपेंडिकुलर टू फील्ड भेजूंगा तो आप भी जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और कंटिन्यूअसली उस पर बहुत सारे परपेंडिकुलर फोर्सेस काम करें, तो आप ही बताओ उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। तो मैं बताऊं आपको उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। और वो इस तरीके से मूव करने लग जाएगा आर रेडियस में। समझ रहे हैं ना, वो आर रेडियस में मूव करने लग जाएगा। इसको जाना इधर था, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है ही, तो इस पे अंदर की तरफ क्या लगने लगा, फोर्स। क्या बोलते हैं इस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है, ये उसकी वजह से लग रहा है जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, क्यू चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है b मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का अमाउंट कितना होगा, क्यू वी बी अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 90 है भाई, भी थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या, परपेंडिकुलर है। थीटा क्या है, 90 डिग्री है। समझिएगा, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने क्या देखा, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया है, सर्कुलर। अगर इसका सर्कुलर पाथ हुआ, इसका मतलब इसको काहे की जरूरत पड़ी रही होगी, मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत थी। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करा, सेंट्रीपिटल फोर्स उस मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड करा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या, mv²/r, और इसका फॉर्मूला क्या, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, है ना, चूंकि मैंने पहले बता दिया थीटा 90 है। mv²/r इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो r का वैल्यू क्या होगा, v से भी कैंसिल कर दो भाई, mv अपॉन क्या, क्यू बी। इसकी वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू आ गई। समझ रहे हैं बात को, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से मूव करता है तो v इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 2πr/t। v इक्वल क्या आएगा बोलो, 2πr/t। तो आप वैल्यू जल्दी से पुट कर लीजिएगा, v की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2πr/v। जल्दी से r/v कर लीजिए, है ना, r/v कर लेंगे तो क्या बचेगा, m अपॉन क्यू बी। तो 2πm अपॉन क्या, क्यू बी। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया, ये टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज। क्या, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज। फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बोलो, क्यू बी अपॉन 2πm। क्या आ गया, क्यू बी अपॉन 2πm। समझ में आ गया, कुछ मुश्किल है। तो ये पाथ सर्कुलर कब होगा, जब चार्ज को हम क्या, v वेलोसिटी से b के परपेंडिकुलर भेजेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अगर आप परपेंडिकुलर भेजोगे तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं भेजोगे तो पाथ कुछ और होगा। समझिएगा क्या होगा, मेरी बात समझ आ रही है आपको, क्या समझे आप, क्या बोला आपने,
हमने क्या जानते हैं, अगर हम किसी चार्ज को v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ v एज वेल एज b। बट अगर हम v को b के साथ ऑलरेडी 90 डिग्री बनाए तो एग्जैक्ट 90 पे फोर्स लगेगा। एग्जैक्ट 90 पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि जो पाथ है पार्टिकल का वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने एकदम परपेंडिकुलर नहीं भेजा, मैंने फाई के साथ भेजा। कैसे भेजा, फाई के साथ। समझिएगा बात को। अगर मैं इफ द एंगल बिटवीन V एंड B इज फाई, अगर V और B के बीच में फाई एंगल है तब सर्कुलर पाथ नहीं होगा, तब कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। कैसा होगा, हेलिकल पाथ। ठीक है, उस समय पे ध्यान दीजिए क्या आएगी, R की वैल्यू अभी कितनी है, mv अपॉन QB। ये कौन सा वाला V है, परपेंडिकुलर टू B। कौन सा वाला V अभी है, परपेंडिकुलर टू B। अब हम कौन सा वाला V ले रहे हैं, V और B तो थीटा एंगल बना रहे हैं, या V और B कितना बना रहे हैं, फाई एंगल बना रहे हैं। तो V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बताइए, या लिख ही देता हूं ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन क्या, QB। आप भी जानते हैं अगर V B के साथ थीटा एंगल या फाई एंगल बनाता है तो V का B पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बताइए, V साइन फाई। क्या होगा, V साइन फाई। आ गई R की वैल्यू। कुछ मुश्किल लग रही है क्या बताइए। अगर ऐसा बोल दें अपन, पिच की बात करें, पिच, तो पिच जानते हैं आप क्या है, पिच वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो इसने ट्रेवल की। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी जो इसने, तो कहाँ करेगा, ये पैरेलल टू बी करेगा। तो पैरेलल टू बी करेगा तो v का पैरेलल टू बी कंपोनेंट क्या आएगा मालूम आपको। पिच की बात करें, डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कितना, टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड करेंगे अगर अपन, तो v का b पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v cos फाई है। देख लीजिए d इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v पैरेलल आएगा v cos फाई। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी आई थी, 2 पाई m अपॉन QB। 2 पाई m अपॉन क्या, QB। ये क्या आ गई आपकी, पिच आ गई। क्या आ गई, पिच आ गया। समझ में क्या दिक्कत है, पिच क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहां पे वेलोसिटी क्या है, ट्रेवल करती है। कब, जब वो फील्ड के पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, फील्ड के पैरेलल। तो d इक्वल टू क्या आ गया, v पैरेलल इनटू t। तो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v cos 2 पाई m अपॉन कितना, QB। क्या मुश्किल लग रही बताओ, जल्दी से आ जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या पता कर लिया, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, क्लियर है आपको। आपने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अगर कोई चार्ज पार्टी पर कोई भी पार्टिकल पे कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर फोर्सेस लगे तो वो चार्ज पार्टिकल, सॉरी वो पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। जो कि वो सारे परपेंडिकुलर फोर्सेस उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, सर्कुलर। और ये कब पॉसिबल है, जब मैंने v को b के परपेंडिकुलर भेजा। तो आपने उसका रेडियस भी फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया। लेकिन वहीं कहीं अगर अपन चार्ज को b के साथ फाई एंगल बनाते हुए भेजें तब रेडियस क्या होगा, तब रेडियस ये होगा। ठीक है ना। अगर आपको पिच फाइंड करना है तो पैरेलल वेलोसिटी इनटू क्या, t। तो b के पैरेलल v का कंपोनेंट क्या आएगा पता है आपको, v cos फाई आएगा। तो v cos फाई आया और क्या साथ में क्या आ गया, t। टाइम पीरियड कितना है बताइए, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन QB। 2 पाई m अपॉन क्या, QB। क्या मुश्किल लग रही है आपको बताइए, क्या समझ नहीं आया, बन जाएगा। सर्कुलर पाथ, पेज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ क्लियर हो गया। ये मैंने बता दिया। अब आप सब लोग एनसीईआरटी बुक से साइक्लोट्रॉन रीड करेंगे। ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन रीड करेंगे। साइक्लोट्रॉन का डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारा कुछ फाइंड करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। क्या आपका होमवर्क है ये जो मैंने पढ़ा दिया ना, तो इनडायरेक्टली साइक्लोट्रॉन पढ़ा दिया। समझ रहे हैं ना। इस सबको आप बहुत ध्यान से सुन के, पढ़ के और वापस से एक बार एनसीईआरटी से रीड करके, और फिर आपको एनसीईआरटी से साइक्लोट्रॉन रीड करना है। और वो साइक्लोट्रॉन पूरा बड़ा सुंदर सा बना के, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सारा कुछ करके और मुझे मैसेज करना है विथ यूजेस। ठीक है ना, वो चीज़ आपको हर हालत में मुझे व्हाट्सएप करनी है।
क्लियर, समझ आ गया बढ़िया से? ये तो साइक्लोट्रॉन आपका होमवर्क है, वो आप मुझे करके भेजोगे। समझ आ गया बढ़िया से? छाप लीजिए, इसको भी छाप लीजिए। इसका क्या मतलब मैंने बोलते समय बता दिया था, लैंग्वेज वगैरह आप लिख ही लेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए प्लीज।